रशिया, फ्रांस और अमेरिका, ये तीनों ब्रोकर बने हुए हैं इस खेल में, लेकिन ये ऑनेस्ट ब्रोकर्स नहीं हैं, ये बेईमान हैं। इंटरनली ये आर्मीनिया के साथ हैं, मेंटली, साइकोलॉजिकली, और लीगली ये कुछ कर नहीं सकते इस वजह से कि उस वक्त एक प्रिंसिपल स्टांस जो सामने आया वो यही था कि ये आज़रबाईजान की ज़मीन है, आज़रबाईजान का इलाका है, सो उस पर यूनाइटेड नेशन की करारदादें पास हो गई, 4 करारदादें। अगर आप इसको नगोर्नो काराबाख को देखें तो ये एक आइलैंड है, एक ज़मीन है जिसके चारों तरफ आज़रबाईजान की ज़मीन है। आर्मीनिया ने सिर्फ इस वजह से कि नगोर्नो काराबाख में आर्मीनियन लोग हैं, उसने लिंक बनाने के लिए आज़रबाईजान का इलाका जो दरमियान में था वो कब्ज़ा कर लिया है। उनके कुछ 27 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कब्ज़ा करके तो लिंक बना लिया। अब ये आज़रबाईजान क्यों कबूल करे? करारदादें भी मौजूद हैं। अब हुआ ये है कि ये जो ट्रायंगल जो ये ट्रायो जो थी, ये रशिया, अमेरिका और फ्रांस, इन्होंने ज़िम्मेदारी ली हुई थी कि जी हम ये किस्सा रिजॉल्व करेंगे, और जिनेवा में इनकी मीटिंग्स होती हैं, ये जिनेवा में बैठ के करते हैं। 30 साल से ये लेके बैठे हुए हैं। क्या अगले और 30 साल या 100 साल आज़रबाईजान इंतज़ार में रहे कि ये इम्प्लीमेंट कराएंगे करारदादें? सो आज़रबाईजान ने एक फ़ैसला किया कि भी मुझे अपनी मिलिट्री क़ुव्वत इस वक्त में बढ़ा लेनी चाहिए। टर्की ने हेल्प की, पाकिस्तान ने हेल्प की। जैसे उन्होंने समझा कि अब मिलिटरीली वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया ये इलाके लेने का। अब वो इस वक्त उन 27 में से 9-10 ज़िले भी खाली करा चुके हैं। नगोर्नो काराबाख का भी वो काफ़ी सारा इलाका जो है वो मेरा ख्याल है 60% के करीब वो उन्होंने आज़ाद करा लिया, ले लिया। अब उनसे तवक्को ये करना कि जंग बंदी हो जाए और फिर यही झगड़ा इसी तरह लटका रहे और उनका इलाका फिर भी आज़ाद ना हो सके, इनसे ना मिल सके, आर्मीनिया से वापस ना आ सके, तो वो तो तभी हो सकता है कि अगर उनको कोई गारंटीज़ हों कि जी ये जो करारदादें हैं इन पे हम जंग ना करें, लेकिन हम इनमें 6 महीने में अमल करा देंगे। ये बात कोई नहीं करता। वो उनको बस एक ही रट लगाई, रशिया में बुलाया, उनको 10 घंटे मुज़ाकरात होते रहे, 10 अक्टूबर की रात को बैठे रहे, और बात एक ही थी कि जी बस जंग बंद कर दें, जंग बंद कर दें, जंग बंद कर दें। और उसमें आज़रबाईजान का जो वज़ीर आज़म वहाँ पे शरीक हुआ, वो कहता है जी कि सारी गुफ्तो शनीद से मुझे लग ये रहा था कि रशिया की सिंपथीज़ जो हैं वो आर्मीनिया के साथ। कहता उसने एक वक्त भी, एक लम्हे के लिए भी आर्मीनिया को शटअप कॉल नहीं दी कि जी आप क्या बात कर रहे हैं। एक तो आपने आज दिन तक करारदादों पे अमल नहीं किया, फिर ऊपर से ये कह रहे हैं। तो ये इशू है कि होता प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है दुनिया में कि बड़ी क़ुव्वतें इंसाफ का साथ नहीं देती, वो करती हैं चीज़ें अपने मुफादात के मुताबिक, अपनी मजहबी मुफादात होंगे, सियासी होंगे, स्ट्रेटजिक होंगे, लेकिन अमन उसी वजह से नहीं आता दुनिया में, क्योंकि अमन का रास्ता तो सिर्फ इंसाफ से है। सही सर, कश्मीर के मामले में लोग कह रहे हैं कि हमें भी यही करना चाहिए, डू यू एग्री? नहीं, उसमें हमें सोचने की ज़रूरत है, जो हमें समझना होगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और न्यूक्लियर पावर्स जो हैं इनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो दुनिया में ज़िम्मेदाराना रवैया रखें, क्योंकि दुनिया तबाही की तरफ भी जा सकती है, और अमन रखने के लिए आपको बड़ा ज़िम्मेदाराना तरीके से बिहेव करना पड़ता है। अगर आप गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करें तो सारी दुनिया का कंसेंसस ये होगा कि पाकिस्तान इस सहल नहीं है कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन हो, क्योंकि तो इंतहाई गैर ज़िम्मेदार हैं तो बात पे हथियार चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा मसला बन सकता है। सो हमेशा यही होगा कि पाकिस्तान जंग छेड़ेगा नहीं, लेकिन जंग अगर कोई छेड़ता है तो फिर वो रिएक्ट करेगा, ताकि आप इंटरनेशनली एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट नज़र आएँ। अब लोग यहाँ पे ये कहते हैं बार बार
अच्छा, ये जो न्यूक्लियर वेपन वाली मैं बात करूँ, इसमें आप देख लीजिए कि मैं जो मिसाल दिया करता हूँ वो ये है कि न्यूक्लियर वेपन जो हैं जब से ये ईजाद हुए आज उसको तकरीबन 80 साल का वक्त गुजर गया है। 2 न्यूक्लियर पावर्स में आज दिन तक डायरेक्ट जंग नहीं हुई। वो एक डिटरेंस के तौर पे दोनों साइड पे रहा है, बावजूद इसके कि इनके इश्यूज बहुत हैं। रशिया, अमेरिका, जहाँ रशिया ने पाँव ज़्यादा गाड़ के रखा, अमेरिका पीछे हट गया। जहाँ अमेरिका अब ये काम अपना चला रहे हैं प्रॉक्सी वॉर्स के ज़रिए। तो जहाँ न्यूक्लियर पावर्स है वहाँ स्ट्रेटजी है प्रॉक्सी वॉर की। आपके यहाँ भी प्रॉक्सी वॉर एक शुरू की हुई है भारत ने, जो अफ़गानिस्तान की सरहद से वो करता है। लोग कहते हैं जी जंग के बगैर इसका कोई हल नहीं। ये गलत है। हमने 3 जंगें कश्मीर के ऊपर लड़ी है, तो मसला कश्मीर तो हल नहीं हुआ। ज़रूरत इस बात की है कि आप आज भी एज ए गवर्नमेंट कश्मीर के इशू के ऊपर भी और ये टेररिज्म के इशू के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव लेके पूरी दुनिया में जाएं। घर बैठे या टेलीफोन करके किसी को कहने से या ख़त लिखने से ये बातें नहीं बनेंगी। आपको बहुत कन्विंस करना होगा दुनिया को जाके, उनको शवाहिद दिखाने होंगे कि ये देखें पुलवामा का किस्सा, यानी दुनिया के यकीन की हद देखें कि उनको किस हद तक यकीन है कि पाकिस्तान ये कराता है। पुलवामा में हुआ वाक़या ये क्लासिक एग्जाम्पल है, इस चीज़ का टेस्ट है कि दुनिया किस हद तक यकीन करती है कि ये पाकिस्तान कराता है। इधर वाक़या होता है, उसके 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर इंडिया कहता है जी पाकिस्तान ने कराया है, वो यूट्यूब पे हमें वो मिल गई है, वो सारा पहले से तैयार था। रात को शाम तक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस, ये तीनों मुल्क कहते हैं जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। यानी उनको यकीन है कि पाकिस्तान ने किया है, अब ये बहुत हद हो गई, अब भारत का हक बनता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करे। एक सेकंड, मैं यहाँ पे नतीजा क्या हुआ? कोई सबूत नहीं, कोई शवाहिद नहीं, सो एक परसेप्शन बन चुकी है। दुनिया ने उसी परसेप्शन की बुनियाद पे अपना वर्डिक्ट दे दिया और इसका नुकसान इतना ज़्यादा, यानी ये वर्डिक्ट देने में हमारे अपने दोस्त जो हैं वो भी शामिल थे, क्योंकि शायद वो भी ज़हनी तौर पे ये समझते हैं कि पाकिस्तान ये करा रहा है। चुनांचे भारत ने पुलवामा के बाद बालाकोट पे अटैक किया। बालाकोट कश्मीर नहीं है, सो उन्होंने पहली दफ़ा 71 के बाद हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो क्रॉस की। पाकिस्तान रोता रहा, पीटता रहा कि जी हमने ये नहीं किया, ये ज़्यादती। वो पूरी दुनिया से किसी एक ने भी इंक्लूडिंग चाइना कंडेमनेशन नहीं की।